जादुई फ्रॉक और गाउन की खेती। गंगापुर गांव में गायत्री अपनी बेटी सोनम के साथ रहती थी। गायत्री अपनी बेटी सोनम से बहुत प्यार करती थी। सोनम के पिता के गुजर जाने के बाद गायत्री ने कभी सोनम को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। वो सोनम की हर ख्वाहिश पूरी करती। गायत्री ने सोनम का दाखिला भी गांव से दूर शहर के महंगे और अच्छे कॉलेज में करवाया था। गायत्री एक दर्जी थी। सिलाई ही उसकी कमाई का एकमात्र जरिया था, जिससे वो अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की हमेशा कोशिश करती थी। एक बार संडे की छुट्टी पर सोनम घर आती है। माँ, अगले महीने से मेरा एग्जाम है, तो अब मैं वही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करूँगी। अब एग्जाम के बाद ही घर आऊंगी। आप अपना ध्यान रखना। और हाँ, मेरे कपड़े भी पुराने हो चुके हैं, तो कुछ पैसे कपड़ों के लिए भी भेज देना। चिंता मत करो सोनम बिटिया, मैं भिजवा दूंगी। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना बिटिया। सोनम के जाने के बाद गायत्री अपने सिलाई के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 1 महीने से भी ऊपर हो चुका था, लेकिन सोनम इस बार अपनी माँ से मिलने नहीं आई। गायत्री को सोनम की बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो उससे मिलने शहर उसके कॉलेज में चली गई। सोनम अपनी दोस्तों के साथ पार्क में बैठी थी। अपनी माँ को अपने पास आता देख वो जल्दी से उठकर अपनी माँ के पास आकर बोली, माँ, आप यहाँ क्यों आ गई? जल्दी से यहाँ से बाहर चलो। मैं आपसे यहाँ सबके सामने बात नहीं कर सकती। पर क्यों बिटिया, मैं भी तो देखूं। आखिर मेरी बेटी कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ती है, और उसके दोस्त लोग सब कैसे हैं? माँ, क्यों मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो? आप देख रही हो ना, यहाँ सब लोग अच्छे घर से हैं और सबके मॉम डैड अच्छे बिजनेस करते हैं। आप सबके सामने ऐसे फटे पुराने कपड़ों में आ गई, फिर सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। देखो, आप बुरा मत मानो, अभी आप यहाँ से घर चली जाओ। मेरी छुट्टी होते ही मैं आपसे मिलने आती हूँ। प्लीज माँ, आप जाओ। ये सुनकर गायत्री उदास मन से घर लौट आती है। उधर सोनम की फ्रेंड्स उससे पूछती है, हे सोनम, ये औरत कौन थी और तुम उससे क्या बातें कर रही थी? वो तो दिखने में काफी गरीब लग रही थी ना। तुम्हारी माँ थी क्या? अरे वो औरत रास्ता भूल गई थी और गलती से इधर आ गई थी बेचारी, तो मैं उसी को रास्ता बता रही थी। सो सैड यार, मुझे तो बहुत परेशान लग रही थी बेचारी। लगता है उनके बच्चे नहीं हैं, तभी तो बेचारी अकेले इधर से उधर भटक रही है। अच्छा सोनम, अब मैं चलती हूँ। आज मेरी मॉम अमेरिका से मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और ड्रेसेस भेजी है। मैं जा रही हूँ, बाय। बाय संध्या। उधर गायत्री घर आकर अपने पति के तस्वीर के सामने खूब रोती है। देख रहे हो नाची, अपनी लाडली को कैसे अब उसे मुझे सबके सामने माँ तक कहने में शर्म आ रही है। अगर आप जिंदा होते तो मुझे आज ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। उधर अगले दिन कॉलेज में काजल सोनम से कहती है, सोनम, मेरी शादी फिक्स हो गई है और तुम सबको मेरे सारे फंक्शन अटेंड करने ही होंगे। क्यों नहीं, जरूर अटेंड करूंगी तुम्हारे सारे फंक्शन। आखिर मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी जो है। तो फिर ठीक है, कल हल्दी है और परसों मेहंदी और फिर शादी। और मेरी सारी सहेलियों को तीनों फंक्शन में अलग अलग रंग के गाउन और लहंगा पहन कर आना है। हल्दी पर पीला गाउन और मेहंदी पर हरा और शादी में लाल कलर का लहंगा। मंजूर है ना सबको? सभी सहेलियां हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन यह सब सुनने के बाद सोनम लहंगा और गाउन को लेकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। घर आने के बाद सोनम परेशान होकर घर में इधर से उधर चल रही थी। उसे देखकर उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ सोनम बिटिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं काफी देर से देख रही हूँ, जब से कॉलेज से आई हो तब से परेशान हो। क्या बात है बिटिया? माँ, मेरी सहेली काजल की शादी है और तीनों फंक्शन में 3 अलग अलग तरीके के गाउन और लहंगा पहनकर जाना है। लेकिन 3 क्या, मेरे पास तो एक भी लहंगे नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे जाऊँ। मेरी माँ तो मुझे एक लहंगा तक नहीं दिला सकती। मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। अपनी बेटी से इस तरीके की बातें सुनकर गायत्री को बहुत बुरा लगता है। नहीं नहीं मेरी बिटिया, मैं तुम्हारे लिए लहंगे और गाउन बना दूंगी। मुझे बस एक दिन का समय दे दो।
ठीक है, देती हूँ समय, पर मुझे कल ही लहंगा और गाउन चाहिए, क्योंकि काजल की शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचा है। गायत्री बहुत ही दुविधा में पड़ जाती है। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह उसके लिए कपड़ा लाकर खुद ही लहंगा और गाउन बना दे। वो अपने पति के तस्वीर के आगे बैठकर बोलती है, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपनी बेटी के लिए 3 अलग अलग तरीके के गाउन और लहंगा ले आती। मैं क्या करूं जी, कैसे आपकी बेटी की ये जिद को पूरा करूं? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इतना बोलकर गायत्री सोचते सोचते वहीं सो जाती है। तभी उसके सपनों में उसके पति आकर बोलते हैं, गायत्री, काली पहाड़ी के पीछे एक जादुई लहंगा और गाउन का खेत है। तुम वहाँ से लहंगा लाकर हमारी बेटी को दे सकती हो। तभी गायत्री की आंखें खुल जाती है और वह उठते ही काली पहाड़ी की तरफ चल देती है। तभी उसे वहाँ एक लहंगा और गाउन का खेत मिलता है। गायत्री उस जादुई खेत को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी उसमें से 2 गाउन और एक लहंगा तोड़कर अपनी बेटी सोनम के लिए ले आती है। वो सारे कपड़े पीले रंग के होते हैं। सोनम बिटिया, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गाउन और लहंगा ले आई बिटिया। ये सुनकर सोनम बाहर आती है और देखती है कि तीनों गाउन और लहंगा पीले रंग का ही है। देख तो बिटिया, तेरे तीनों लहंगा और गाउन का इंतजाम हो गया। क्या माँ, जब लाना ही था तो 3 अलग अलग रंग के कपड़े ले आती। ये एक जैसे लहंगों का मैं क्या करूँगी? मैंने आपसे कहा था ना, 3 अलग अलग फंक्शन में अलग अलग रंग के लहंगे पहनने थे। तो ये तो सब पीला है, लाल और हरा कहाँ है? तभी एक चमत्कार हुआ तो दूसरा गाउन हरा और तीसरा गाउन पीले रंग में बदल गया। ये देखकर गायत्री और सोनम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वाह माँ, ये गाउन और लहंगे तो जादुई है। आपको ये लहंगे कहाँ से मिले माँ? बिटिया, ये लहंगा तेरे पिताजी ने जादुई खेत के द्वारा तेरे लिए भिजवाए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ये गाउन और लहंगे जादुई भी हैं। अब तू जा और जल्दी से ये गाउन पहनकर तैयार हो जा। उसके बाद सोनम पीला गाउन पहनकर काजल के हल्दी के रस्म में जाती है। गाउन पहनकर सोनम बहुत ही सुंदर लग रही होती है। फंक्शन में सबकी नजर सोनम पर ही होती है। ये देखकर सोनम को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होती है। वैसे ही मेहंदी वाले दिन भी सोनम हरा गाउन पहनकर फंक्शन अटेंड करती है। अरे ये देखो, आ गई इस फंक्शन की असली जान। अरे सोनम, तू तो इस लहंगे में एकदम अलग लग रही हो। हल्दी के फंक्शन में भी सब तुम्हें ही देख रहे थे और आज भी सब दुल्हन को छोड़ तेरे आने का इंतजार कर रहे थे। बहुत ही अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। वैसे सोनम, तूने ये लहंगा कहाँ से लिया? ये लहंगा तो मुझे मेरी माँ ने दिलाया है। तभी उधर से काजल भी आ जाती है और सोनम से बोलती है, सोनम, तुम बहुत ही खुशनसीब हो जो तुम्हें इतनी प्यारी माँ मिली है, जो तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखती है। लेकिन एक मेरी माँ है, उसे देखो, आज उसकी बेटी की शादी है, लेकिन आज भी उन्हें काम से छुट्टी नहीं है कि मेरी शादी में आ सके। उन्होंने मुझे हर चीज दी, जो मांगा सब दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे अपना प्यार और समय नहीं दिया। उनकी कमी मेरी जिंदगी में हमेशा से रही है। बट यू आर सो लकी सोनम। काजल की ये बातें सुनकर सोनम को अपनी माँ के प्यार का एहसास होता है। फंक्शन खत्म होने के बाद ही वो अपने घर जाकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, आप बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो माँ। आपके दर्जी और गरीब होने पर मैंने हमेशा खुद को छोटा माना, लेकिन मैं तो बहुत अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास माँ की दौलत है। क्या हुआ पागल, किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? नहीं माँ, पिताजी के गुजर जाने के बाद भी आपने बचपन से ही हमेशा मेरे सामने मेरी ढाल बनकर खड़े रहे हो। मेरी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए हो। और बदले में मैंने क्या किया? खुद के बड़े होते ही आपको अपनी माँ कहने में भी खुद को शर्मिंदगी महसूस की। मुझे माफ कर दो माँ। अब आप भी कल मेरे साथ काजल की शादी में चलोगे? नहीं बिटिया, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को। तुम इतनी सुंदर लगोगी और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम अकेले ही चली जाना। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? आप मेरी माँ हो और आप मुझे हर रूप में स्वीकार हो। आपको कल मेरे साथ चलना ही है।
और हाँ, मैं आपको अपने सारी सहेलियों से मिलवाना चाहती हूँ। अगले दिन काजल की शादी में जाने के लिए सोनम लाल रंग का लहंगा पहनकर बिल्कुल तैयार थी। उसकी माँ भी साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। माँ को देखकर सोनम कहती है, मुझे गर्व है कि आप मेरी माँ हो और मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे आप इन कपड़ों में भी दुनिया की सबसे सुंदर औरत लग रही हो। सोनम के इतना कहते ही उसकी माँ बहुत ही खूबसूरत महिला में बदल जाती है। ये देखकर गायत्री बहुत हैरान होती है। अरे, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं माँ, ये तो हकीकत है। क्या आप भूल गई? ये लहंगा सुंदर होने के साथ साथ जादुई भी है। अब चलो। उसके बाद सोनम अपनी माँ गायत्री के साथ अपनी सहेली काजल की शादी में जाती है और सबको अपनी माँ से मिलवाती है। दोस्तों, आज मैं आप सबको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। ये मेरी माँ है। इन्होंने ही मुझे बचपन से पाल पोस के इस लायक बनाया है। और हाँ, मेरी माँ ने ये सब सिलाई करके किया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई आंटी। काश मेरी माँ भी आपके जैसी होती। दिल छोटा ना करो काजल बेटिया। मेरे लिए जैसी मेरी सोनम बेटिया है वैसी ही तुम सब भी हो। शादी में तुम्हारी माँ नहीं आई तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। और फिर इस तरह से सब खुशी खुशी काजल का शादी एंजॉय करते हैं। जादुई मखमल के लहंगे का जादू। ब्रिटेन राज्य में आयशा नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। आयशा जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद आयशा अपनी चाची क्रिस्टल के साथ रहने लगी। क्रिस्टल बहुत ही दुष्ट औरत थी। वह आयशा पर बहुत अत्याचार करती थी और उसे ठीक से खाना तक नहीं देती थी। लेकिन आयशा बहुत ही विनम्र और समझदार लड़की थी। वह बिना कुछ बोले अपनी चाची की हर बात माना करती थी। आयशा, कहाँ मर गई? जी चाची, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ, मेरे लिए बिरयानी बनाकर लेकर आओ। पर चाची, अभी का खाना तो मैंने बना दिया है और बिरयानी बनाने में अभी काफी समय लगेगा। मैं कल आपके लिए बिरयानी बना दूंगी। अभी आप यही खाना खा लीजिए। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं अभी आपके लिए बिरयानी बनाकर लाती हूँ। अगले दिन। आयशा, ये लो, ये सामान का कुछ लिस्ट है। इसे शाम तक तैयार कर देना। आज मेरे घर मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और मैंने शाम को घर में पार्टी रखी है जिसकी सारी तैयारियां भी तुम्हें ही करनी है। तो ध्यान रहे, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इतना सारा काम? चाची, मैं अकेले ये सब कैसे करूँगी? वो सब मैं नहीं जानती, बस शाम तक सारा बंदोबस्त हो जाना चाहिए। इतना बोलकर क्रिस्टल वहाँ से चली जाती है और आयशा घर के कामों में लग जाती है। आयशा चुपचाप अपनी चाची से बिना किसी शिकायत किए उसकी हर बात माना करती थी। अगले दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। क्रिस्टल खुद को ठंडा रखने के लिए पंखा कर रही थी। वहीं धूप में बैठकर आयशा धान को सुखा रही थी। तभी उसकी चाची उससे कहती है, आयशा, तुम कितने धीरे धीरे काम कर रही हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कर ही तो रही हूँ चाची, ये धान ही इतना है कि वक्त लग रहा है। तुमने मुझे पलटकर जवाब दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब तुम शाम तक इस सारे धान का चावल तैयार करोगी, समझी? चाची, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? चावल तो मशीन में बनते हैं ना, फिर आखिर मैं इसे हाथ से कैसे कर सकती हूँ? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुमने ये नहीं किया फिर मैं तुम्हें रात का खाना नहीं दूंगी, समझी? इतना बोलकर क्रिस्टल वहाँ से चली जाती है। आयशा धूप में धान सुखा रही थी। धान बहुत सारा था। उसे सुखाने में ही पूरा दिन गुजर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी जल्दी इतने सारे धान का चावल कैसे बनाऊं? प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, मैं ये नहीं कर सकती। आयशा ये बोलकर रो ही रही थी, तभी उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की प्रकट होती है और आयशा से बोलती है, हाय आयशा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप कौन है? मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रही थी। तुम मदद के लिए किसी को पुकार रही थी ना? बताओ, तुम्हें क्या मदद चाहिए? नहीं नहीं, शुक्रिया, आप ये नहीं कर पाओगी, आप जाओ। किसने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगी? आयशा, तुम बहुत थक गई हो,
तुम थोड़ा सा आराम कर लो, ये सब मैं कर लूंगी। आयशा सुबह से काम करके बहुत थक गई थी। वह उस लड़की की बात सुनकर वहीं पर सो गई। तभी उस लड़की ने कुछ जादू किया और देखते ही देखते सारा धान खिलखिलाते हुए चावल में बदल गया। गुड नाइट मेरी दोस्त, इतना बोलकर वह लड़की वहाँ से गायब हो गई। सुबह चाची क्रिस्टल के चिल्लाने की आवाज सुनकर आयशा की आंखें खुली। हे भगवान, ये तो चाची की आवाज है। चावल तो क्या सारा धान का चावल बन गया है। तभी उधर से क्रिस्टल भी आ जाती है। महारानी, अभी तक काम हुआ क्या? तुमने ये सारा काम कर दिया? जी चाची, मैंने इन सारे धान का चावल बना दिया। अपनी चाची की तरह आयशा भी बहुत हैरान थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसने अपनी चाची को ये जाहिर नहीं होने दिया। हालांकि उसकी चाची को उस पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास सच को स्वीकारने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अगले दिन क्रिस्टल आयशा को आजमाने के लिए उसे एक तालाब के पास ले गई। आयशा, कल तो तुमने अपना काम बहुत ही अच्छे से कर दिखाया था, लेकिन अब तुम्हें इस छलनी से इस पूरे तालाब के पानी को खाली करना है, समझी? वो भी आज शाम तक। क्या? पर ये कैसे संभव है? इस छलनी में तो इतने सारे छेद हैं। तुम्हारे लिए धान का चावल बनाना संभव हो सकता है, तो ये क्यों नहीं? जितना कहा गया है उतना करो, वरना मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक खाना नहीं दूंगी। इतना बोलकर उसकी चाची वहाँ से चली जाती है। आयशा बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उस छलनी से उस तालाब का पानी एक दिन में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी खत्म नहीं होने वाला है। पर अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे 7 दिनों तक भूखे ही रहना होगा। अब मैं क्या करूं? कोई तो मेरी मदद करो। हाय आयशा, कैसी हो? हम जब भी मिलते हैं तुम हमेशा रोते ही रहती हो। ए प्यारी लड़की, तुमने वो उस दिन कैसे किया था? ओ मेरी प्यारी दोस्त, बीती बातों को भूल जाओ और बताओ इस बार तुम्हें क्या परेशानी है? उसके बाद आयशा उसे सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये बात है। फिर तुम क्यों रो रो कर इस तालाब को और भरने में लगी हुई हो? काम करो, तुम थोड़ी देर घूम कर आ जाओ, ये मुझे दो, मैं करती हूँ। अब तुम जाओ और वादा करो तुम मुझे पीछे मुड़कर देखोगी नहीं। आयशा वहाँ से चली जाती है। वो लड़की जरूर एक परी है। हाँ, वो एक परी ही है, मुझे उससे मिलना होगा। आयशा वापस उस तालाब के पास आती है, लेकिन अब उस जगह पर ना तो तालाब था और ना ही वो लड़की। ये तालाब, ये तो खाली हो गया और वो लड़की भी चली गई। तभी उसकी चाची वहाँ आती है और तालाब को सूखा देखकर हैरानी से कहती है, ये तुमने कैसे किया? इस छलनी से। और कैसे? आपने ही तो मुझे ये दिया था। अगले दिन उसकी सौतेली चाची गुस्से से उसे एक बंजर जमीन के पास ले जाती है। पहले दोनों काम तो तुमने किसी तरह से कर लिया, इस बार तुम एक महल बनाओगी, समझी? वो भी इस बंजर जमीन पर। एक महल? किंतु ये तो नामुमकिन है चाची। चुप करो, अगर महल तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। आयशा फिर से सोच में पड़ गई। मैं ये नहीं कर सकती। प्यारी लड़की, प्लीज मेरी मदद करो। क्या बात है दोस्त, आज तुमने कोई रोना धोना नहीं किया? बहुत बढ़िया। हे दयालु परी, पहले भी आपने मेरी मदद की है, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें क्या करना है? एक विशाल महल बनाना है, वो भी कल तक। बस इतनी सी बात। अब तुम अपने घर जाओ और शाम को अपनी चाची को लेकर यहाँ आ जाना, तुम्हें महल मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अब तुम अपनी चाची को रोको और उसे मनमानी करने मत दो। अब जाओ। जैसे ही आयशा वहाँ से गई, उस जादुई लड़की ने एक जादू किया और वहाँ पर एक विशाल महल बनकर तैयार हो गया। जब शाम को आयशा अपनी चाची के साथ वहाँ आई, तो वे दोनों महल के चकाचौंध को देखकर हैरान रह गए। दोनों महल के भीतर गए। उसकी चाची महल के कोने कोने को अच्छे से देख रही थी।
तभी वे दोनों महल के तहखाने में पहुंच गए। तभी आयशा ने मौका देखकर तहखाने को बंद कर दिया। आयशा, ये क्या बदतमीजी है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगी। ये मेरा महल है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। अब आप मुझ पर और ज्यादा जुल्म नहीं कर सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, पर मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। आयशा उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद उसकी सौतेली चाची सदा के लिए वहाँ से चली जाती है और कभी मुड़कर आयशा की तरफ नहीं देखती है। आयशा महल में आराम से रहने लगती है। एक दिन आयशा बगीचे में टहल रही थी, तभी उसे एक खूबसूरत राजकुमार दिखाई देता है। हेलो प्यारी लड़की, मैं राजकुमार युवराज हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप यहाँ जंगल में शिकार करने आए हैं क्या? नहीं, मैं तो पश्चिम की यात्रा कर अपने राज्य की तरफ लौट रहा हूँ। बस थक गया था, बस इसलिए यहाँ आ गया। मुझे पशु पक्षी का शिकार करना पसंद नहीं। हमें कोई हक नहीं है हम किसी से किसी का जीने का हक छीने। हाँ, मेरा मानना भी यही है। यहाँ पास ही मेरा महल है, आप चलकर वहाँ आराम कर सकते हैं। युवराज बहुत ही अच्छा राजकुमार था और आयशा और युवराज की सोच एक दूसरे से काफी मिलती थी। धीरे धीरे दोनों में गहरा प्यार हो गया और दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। आयशा, ये लो, ये मखमल का लहंगा है। मैं चाहता हूँ हम जब भी मिले तो तुम मुझे इसी मखमल के लहंगे में मिलो। देखो, मैं जल्दी ही अपने पिता से शादी की अनुमति लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अपना ध्यान रखना। युवराज आयशा से विदा लेकर अपने राज्य आ गया। जब वो अपने राज्य पहुंचा तो वहाँ उसकी बचपन की दोस्त करिश्मा उसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। युवराज, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। युवराज, अब मुझे तुमसे और दूर नहीं रहा जा रहा। युवराज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर युवराज ने करिश्मा को अपने और आयशा के बारे में बताया और ये भी बताया कि आयशा और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। यह सुनकर करिश्मा गुस्से से पागल हो गई, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए युवराज से कहा, युवराज, तुम्हारे पिताजी तो राज्य से बाहर गए हुए हैं। अब जाते जाते आखिरी बार मेरे साथ एक कप चाय पीकर तो जा ही सकते हो। और फिर करिश्मा बड़ी ही चालाकी से युवराज के चाय में सम्मोहन वाली दवाई मिलाकर उसे पिला देती है। युवराज अब पूरी तरह से करिश्मा के बस में हो जाता है और वो वही करता और सुनता है जो करिश्मा उससे करवाना चाहती है। जल्दी ही राज्य में करिश्मा और युवराज की शादी की घोषणा हो जाती है। अरे, तुमने सुना? पड़ोस के राज्य की राजकुमारी करिश्मा और युवराज की शादी होने वाली है। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है। वहीं दूर खड़ी आयशा भी उनकी बातें सुन लेती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज मुझसे धोखा नहीं कर सकता। लेकिन फिर वो करिश्मा से शादी क्यों कर रहा है? क्या उसने मुझसे जो भी कुछ कहा था वो सब झूठ था? तारीफ था सब। आयशा रो रही थी। तभी फिर से वो जादुई लड़की वहाँ प्रकट होती है। ओफो मेरी प्यारी दोस्त, तुम फिर से रो रही हो? आयशा ने रोते हुए उसे युवराज के बारे में बताया। आयशा, मैं युवराज को अच्छे से जानती हूँ। वो इस तरह का इंसान नहीं लगता है। उसे किसी ने जरूर सम्मोहित किया है। सम्मोहन? फिर तो मुझे जल्दी ही युवराज के ऊपर से इस सम्मोहन को तोड़ना होगा। हाँ, तुम ये कर सकती हो क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है और तुम अपने प्यार से ही इसे तोड़ सकती हो। तुम उसके दिए हुए जादुई मखमल के लहंगे को पहनकर उसके पास जाओ और प्यार के जादुई शब्द उससे कहो। जल्दी जाओ। आयशा जल्दी से उस जादुई मखमल के लहंगे को पहनती है और जल्दी से युवराज के राज्य की तरफ निकल जाती है। वह जल्दी ही युवराज के महल में पहुंच जाती है, जहां शादी की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। आयशा जल्दी से महल के अंदर गई। सबकी नजर आयशा पर ही थी। जैसे ही आयशा ने युवराज को देखा, उसे सब कुछ याद आने लगा। युवराज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
मेरे साथ चलो युवराज। और फिर युवराज सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए आयशा के साथ उसके महल में आ गया। करिश्मा बस उसे जाते हुए देखती रह गई और फिर परी ने आयशा और युवराज की शादी करवा दी और दोनों उस महल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।